भाई नमस्ते आप सबको। बड़ा दुखदाई रहता है जब आप कोई ऐसी खबर सुनते हो जिसमें ये लगता है कि अगर ये हमारे घर में हो तो कैसा होगा? यदि ये आपके घर में हो तो कैसा होगा? पंचकुला में एक गाड़ी में 7 लोगों ने ज़हर खा लिया। 6 लोगों की मौत हो गई। ये 27 तारीख की बात है, 27 मई 2025 को। देहरादून का नंबर है। मैंने नवभारत टाइम्स में खबर पढ़ी और सच बताऊं कलेजा फटने को आया। कारण क्या था कि परिवार कर्ज से परेशान था। भाई, हमने इतने दिनों से इतना बड़ा आंदोलन चलाया हुआ है कर्जे का। आप लोग बताते क्यों नहीं हो लोगों को कि यार वहां जाकर के आप लोग अपनी सहायता ले लीजिए उनसे। कुछ लोग प्रोपेगेंडा चला के रखे हुए हैं कि मतलब वो सहायता राशि के नाम पर कुछ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ये परिवार से अगर मान लो ये परिवार से बात हो जाती हमारी हमारी टीम के किसी सदस्य की, 6 लोगों का परिवार, मतलब 7 लोगों में से 6 मर गए, 7वां अस्पताल में है। अगर बात हो जाती कम से कम ये बच जाता ना, और लोगों को बताता तो और लोग भी बच जाते ना। कितने सारे बचे तो हैं, कितने सारे परिवार वहां देहरा जब हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, ट्रेनिंग चली हुई थी हमारी शिमला में टीम 200 की। वहां एक साथी आया था, उसने बोला मैंने कोई आवेदन नहीं लगाया है, हमने सिर्फ आपकी वीडियो सुनी थी वो। और वहीं से हिम्मत आ गई और हमने सवाल पूछना शुरू किया। तो जो मैं अपनी फैमिली को, मतलब अपनी अपनी पत्नी को और बच्चों को पत्नी के मायके में छोड़ करके रस्सी लेकर के घर आया था कि मैं फंदा लगा करके मरने वाला हूं, और पता नहीं कैसे उस वीडियो पे क्लिक हो गया और मैंने वो पूरी सुन ली। और मुझे लगा कि ये तो मेरे साथ भी चीटिंग हो रही है। और जब फिर उसके बाद रिकवरी वाले गुंडे आए तो मैंने सबको मार दिया, मतलब डंडों से पीटा और भगा दिया। और उसके बाद मेरे अंदर वो हिम्मत आ गई कि अब मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैंने कोई आवेदन नहीं लगाया हुआ है और ये तय कर लिया है कि कम से कम कर्जे के लिए तो मैं नहीं मरूंगा। तब ये लगता है कि यार ठीक है, किसी का सोल्यूशन कहीं तक पहुंच के रुक जाता है, किसी का कहीं तक, लेकिन बताया तो था आपको। यार जो लोग आपसे हजारों साल से ठगी कर रहे हैं, वो मतलब एक संगठन के या थोड़े से लोगों के कहने से कैसे आपको बर्बाद करना छोड़ देंगे, आपका सत्यानाश करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते भाई। वो आप लोगों के को कंट्रोल करने के लिए यही तो एक रास्ता है। आप इधर से 1 रुपए का कर्जा लेते हो, बैंक में 1 रुपया जमा करते हो और निकलवाते हो। आपके साथ आज के वक्त के हिसाब से 10,000 गुना की ठगी हो जाती है। आपका 1 रुपया 10,000 रुपए के नोट के बराबर है। लेकिन अभी चलो इस पर बात नहीं करते हैं। मैं जो बात आपको बता रहा था कि नए बेड बना दिए, नए अस्पताल बना दिए, चाहे ममता की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की पंजाब में हो, कहीं पर भी सरकार है, सबने नए अस्पताल, नए बेड बना दिए, इतने बेडों का सेटिंग कर दिया, टेस्टिंग की टेस्टिंग कर दी, कोरोना की टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि एक केस मिल गया, सिर्फ केस मिल गया। उस केस से किसी के मरने की पुष्टि अब तक नहीं हुई है और मीडिया में प्रोपेगेंडा चल पड़ा। ये केस मिला है, कोई मरा नहीं है। मैं मरने का आंकड़ा दूं, मैंने कुछ लिस्ट बना रखी थी, वो मैं आपको पहले बताया करता था ना। 25 लाख बच्चा मरता है अपने देश में 3 कारणों से हर साल। कुपोषण, गलत इलाज और इलाज ना होने की वजह से, 3 चीजों से। और आंकड़े ढूंढने हैं, इंटरनेट पर जाइए, सर्च कीजिए। मलेरिया से लगभग 2 लाख आदमी मरता है हर साल। डायबिटीज से हर साल 5 लाख आदमी मरता है भारत में। किडनी फेलियर, जो कि 2019 वाले वो लगने के बाद ज्यादा होने लगी है। आप तो किडनी के स्पेशलिस्ट अस्पताल खुले हैं जब से लगवाए हैं। कौन सा बैच का कहाँ गया था ये सब कंपनियों को पता है और उन्हीं कंपनियों के अस्पताल खुल रहे हैं। किडनी फेलियर से 2 लाख आदमी हर साल मर रहा है। कैंसर से लगभग 9 से 10 लाख आदमी हर साल मर रहा है। लीवर की बीमारियां, 3 लाख आदमी हर साल मर रहा है। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक से 7 लाख आदमी हर साल मर रहा है। टाइफाइड से
10,000 आदमी हर साल मर रहा है। रोड एक्सीडेंट में लगभग 2 लाख आदमी हर साल मर रहा है। आत्महत्या कर लेते हैं 1.5 से 2 लाख आदमी हर साल। कुपोषण से 10 लाख बच्चा मरता है। मर्डर से 30,000 आदमी मरता है। मर्डर हो जाते हैं 30,000 आदमियों का आंकड़ा। ये तो वो है जो दस्तावेजी आंकड़ा है। ये आंकड़े असल में डबल मान लीजिए आप। प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप में, बाढ़ से या सूखे से या इससे करके 60,000 से ऊपर आदमी मरा हुआ। ये डॉक्यूमेंटेड आंकड़ा बता रहा हूं आपको। फूड पॉइजनिंग, जो आपकी जगह जगह रेडियां लगी हुई हैं, शहरों में होटल खुले हुए हैं, बच्चे पीजी में रह रहे हैं, इससे लगभग 16 लाख बच्चा, 16 लाख आदमी मर रहा है। 16 लाख। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से 2000 आदमी करीब करीब हर साल मर जाता है। और डिप्रेशन से लगभग 1 लाख आदमी मरता है। अब आप इसका अंदाजा लगाइए, क्या सरकार इन सब मौतों के ऊपर भी इतनी ही सीरियस है? क्या आपका मंत्री, आपका नेता, आपका अफसर, आपका पुलिस वाला, वो इन चीजों पर भी है? कर्जे से किसान की आत्महत्या का आंकड़ा अलग है, जो कहीं पर भी दस्तावेज में नहीं आता है। ये जो कर्जे से मर रहे हैं ना, ये कोविड-19 के उस लॉकडाउन, फर्जी लॉकडाउन के बाद मरने लगे हैं। लॉकडाउन लगा था आपको बर्बाद करने के लिए। गुजरात में 500-500 रुपए छापने की नई मशीन पकड़ी गई है। पुराने नोट का ना कागज मिलता था, ना ही छपाई हो पाती थी, और ना वो रंग थे सरकार के पास। सरकार नहीं, मोदी के पास, मोदी और शाह की टीम के पास, इनके लोग जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास वो नहीं होते थे। इसीलिए इन्होंने नोटबंदी करके नए नोट छापे, ताकि वो छाप सकें घर में भी। किस कौन सा डिजाइन क्या कुछ होगा वो तो वही लोग तय करते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करता है ना आरबीआई का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो नंदन नीलकेणी बैठा है, आनंद महिंद्रा बैठा है, ये आप रतन टाटा जैसे लोग बैठे हैं, विप्रो का चेयरमैन बैठा है नारायण मूर्ति जैसे लोग। वो कहाँ आपके हिसाब से चलेंगे भाई? आप अपनी जिंदगी की सारी कमाई, सारी समय, सारा समय, सारी ऊर्जा सब उनको दे रहे हो, सारा उत्पादन उनको दे रहे हो। आपके हिस्से में क्या आ रहा है? नथिंग, नथिंग एट ऑल। और आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि उन लोगों ने नोट छापने की जो गेम चलाया हुआ है, वो डिजिटलाइजेशन के लिए चलाया हुआ है। अपार आईडी, आभा आईडी, किसान की आईडी, बच्चों की आईडी, ऑनलाइन डेट ऑफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। ये सब आप लोगों को बेसिकली कंप्यूटर से, इंटरनेट से कंट्रोल करने के लिए चल रहा है। मालूम है ना आपको? नहीं मालूम है तो बताइए आसपास कि जो आपकी चिंता बताते हैं। पुलिस वाला, आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो चालान करके आपकी चिंता बताता है, आप रॉन्ग साइड से जाओगे तो वो आपका लाइसेंस पूछता है कि हमें आपकी चिंता है। उसको ये इतने अपराध करते हुए लोग नजर नहीं आते हैं। कोई पत्रकार इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दे तो उसकी जेल करवा देंगे, लेकिन जो सच बोलेगा, हम जैसे लोग बोलेंगे, उनकी जेल हो जाएगी। लेकिन चोरी करने वालों की, डकैती डालने वालों की, गलत काम करने वालों की वाहवाही हो कर लेंगे ये लोग। सारे मीडिया चैनल्स बिके हुए हैं, आपको पता होगा ना। अंबानी और अडानी लगभग 90 से 95% मीडिया हाउसेस के मालिक बन चुके हैं। तो वो अपने एडिटर को वही बोलेंगे ना जो उनका मालिक, जिसमें जिसमें उनके मालिक का फायदा होगा। और एडिटर अपने मालिक से बाहर नहीं जा सकता। पत्रकार की तो मतलब उसमें हैसियत ही क्या है कि वो छाप दे अपनी मर्जी से। तो खबरें नहीं है ये, विज्ञापन है। ये आपके लिए नहीं छपती है, ये वो लोगों के लिए छपता है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, अखबार पढ़ के अखबार के मालिकों को चिट्ठी और लानत भेजना चालू कीजिए। अपने एमएलए और एमपी और अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लानत भेजना चालू कीजिए। जो बातें मैं आपसे बता रहा हूं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, नोट के ऊपर, रुपए के ऊपर, हम लोग जनता सरकार मोर्चा के लोग, निडर इंडिया, निडर जेएसएम के लोग, निडर इंडिया चैनल के ऊपर जो वीडियो डाल रहे हैं, उसमें देखिए क्या हो रहा है। उन पे कम से कम चिट्ठी डालकर पूछ तो लो। अरे और कुछ नहीं कर सकते हो ना, और कुछ भी नहीं कर सकते ना। 10 रुपए का नोट बैंक में ले जाइए, आरबीआई के गवर्नर के नाम पर एक एप्लीकेशन देकर उसकी रिसीविंग ले लीजिए, और उस एप्लीकेशन में सिर्फ इतना लिखना है आपको, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो इस कागज के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो मुझे मेरे 10 रुपए दे दो।
देखो 10 रुपए मांगने हैं आपने, उसमें ये नहीं लिखना है कि मुझे सोना चाहिए या मुझे चांदी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पहले बैंक आपको बता तो दे कि 10 रुपए क्या है, क्योंकि 10 रुपए का जो सिक्का है या 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का नोट या 5 रुपए का या 2 रुपए का नोट, ये लीगल टेंडर हैं, वो रुपया नहीं है, लीगल टेंडर है ये। 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है, लेकिन वो लीगल टेंडर है, रुपया नहीं है। रुपया आरबीआई में रखा है अपना और उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर ने साइन किया है और आप लेनदार हो, धारक हो। वो नोट असली वाला लगा दो, उसकी फोटोकॉपी अपने पास रखो, उसके ऊपर सिग्नेचर करो, फोटोकॉपी के ऊपर रिसीविंग ले लो कि ये एप्लीकेशन और ये 10 का नोट मैंने बैंक को दिया है। और उसमें लिख दो कि आप अगर नहीं दे सकते हो तो जो संबंधित विभाग है जो दे सकता है उसको दे दो। अगर बैंक आपको 1 महीने में 10 रुपए ना दे, तो आरबीआई अगर आपको 10 रुपए ना दे, फिर तो बैंक फ्रॉड होगा, फिर तो आरबीआई फ्रॉड होगा। वो आपको बहकाते हैं कि आप 10 रुपए का नोट लेकर जाइए और 10 रुपए में 10 रुपए का सामान मिल जाएगा। नहीं, आपको 10,000 रुपए में उतना सामान मिलता है जो आपको 1 रुपए में मिलना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से, कानूनी रूप से, भारत के संविधान के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से, कुदरती कानून के हिसाब से, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से। और यही बता रहे हैं हम आपको, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, जो किताब छापी है घनश्याम वर्मा जी और जनता सरकार मोर्चा ने मिलकर, उस किताब में इसी चीज का विवरण है। हम आपको यही बता रहे हैं, आप कम से कम 10 रुपए तो खर्च कर दीजिए बैंक में जाकर के, और कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको उसका फ्रॉड तो पता चल जाएगा। लिखित में मानते हैं ये लोग। वो फोन आएगा बैंक वालों का आपके पास, बोलेंगे हम आपको 10 रुपए के सिक्के दे दें, बोलो हमें कुछ नहीं पता, तुम हमें ये कह दो कि ये 10 रुपए के सिक्के 10 रुपए हैं, रुपया चाहिए हमको तो जो इस पे लिखा है। यार आप कमाल करते हो, चेक से चेक बाउंस हो जाए तो आपके ऊपर मुकदमा होता है और जेल होती है, और आरबीआई इतने दिनों से ये चेक दे रहा है, फर्जी चेक दे रहा है आपको, और वो आपको कुछ नहीं दे रहा है बदले में, और आप इसी से लेन देन कर रहे हो और आपको नहीं मालूम है, और उस नकली कर्जे में फंस रहे हो आप। उस नकली कर्जे में फंस के अपनी जिंदगी तो मत खराब करिए, कम से कम अपनी जिंदगी तो मत खोइए, कम से कम आत्महत्या तो मत कीजिए। अरे इससे अच्छा तो ये है कि अपनी टीम बनाइए और इनके इनकी टांगे तोड़कर जेल में चले जाइए यार, मरने से तो बेटर ये है। पूरा परिवार आत्महत्या करे, इससे अच्छा तो रिकवरी वालों की टांग तोड़कर या मर्डर करके चले जाओ, कम से कम किसी और की रिकवरी करने से तो डरेंगे वो। मैं ये किस लिए बता रहा हूं कि मर्डर करके कम से कम जिंदा तो रहोगे, 10 साल बाद तो आ जाओगे बाहर कि अपने परिवार को बचाने के लिए किया। लेकिन अपनी जान देने का क्या मतलब है, वो भी वो उस फ्रॉड के लिए जिसके लिए बैंक जिम्मेदार है, जिसके लिए आरबीआई जिम्मेदार है, जिसके लिए सरकार, नेता, उद्योगपति जिम्मेदार है, उसके लिए तुम जान क्यों दे रहे हो? इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इन सवालों पे कौन पूछेगा जब आपसे कोरोना के लिए कुछ भी बोले, स्वाइन फ्लू के लिए कुछ भी बोले, H1N1 के लिए कुछ भी बोले, इस नाटक पर जब कुछ भी बोले, ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के लिए कुछ बोले, और नए कानून पे बकवास करें और पुलिस वाले आपके साथ जाती करें, तो इन मौतों का आंकड़ा क्यों नहीं बता देते, उनसे पूछ लेते कि इन पर तुम क्या कर रहे हो। लेकिन किसी नेता की, किसी विपक्ष की, किसी आदमी की इतनी औकात नहीं है कि वो पूछ ले किसी से खड़ा होकर के कि तुम ये नाटक क्या चालू किया हुआ है तुमने। डर लगता है उनको कि मीडिया में उल्टा चल पड़ेगा, मीडिया में खिलाफत हो जाएगी, पुलिस एफआईआर कर देगी, ईडी पीछे लग जाएगी, इतना सा डरते हैं। और बात करते हैं समाज की और देश की, और डरते हैं खुद जेल जाने से। हम नहीं डरते हैं भाई, ना जेल जाने से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं, ना गोली से, ना उनकी प्रताड़ना से, बदनामी से भी नहीं डरते हैं। यही करेंगे ना आखिर में, वो प्लांट करेंगे ना सारी चीजें। अभी तक तो उनको कुछ नहीं मिला है, अब प्लांट करेंगे, वो तैयार करेंगे, सबूत तैयार करेंगे, सबूत तैयार कर भी रहे हैं। हमारे ही लोग जो कभी कभी हमारे साथ थे, वो सो सबूत प्लांट कर रहे हैं, वो कि कभी इसको बदनाम करना होगा तो तब करेंगे हम, मौका आने दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमें नहीं फर्क पड़ता है, आप कीजिए आपको जो करना है। हमको बोल करने के बाद हमको हिम्मत किस बात से आ जाती है, जब कोई ये कह देता है कि भाई हम तो सुसाइड करने जा रहे थे, आपकी बात सुनकर बच गए, हम तो वैक्सीन लगवाने जा रहे थे, आपकी बात सुनकर बच गए, हम तो डिप्रेशन में थे, अब हम ठीक हैं, परिवार में ये दिक्कतें थी, अब जीवन सुधर गया है, लोग सुधर रहे हैं, हमको शांति है, बात खत्म। हम बिगड़े हुए हैं ना, लेकिन हमारी बात सुनकर अगर कोई अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है, तो हमें तो ये काम जारी रखना चाहिए ना। गांव फफड़ाना में 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक फिर से फेज 3 की ट्रेनिंग हो रही है।
जो फेज 1 और 2 में आ चुके हैं उनको आने की जरूरत नहीं है। जो अभी दो रास्ते, दो जगह पर आ चुके हैं, अब तीसरे जो लोग हैं, अब हमारे को कम से कम 100 से 150 लोग, जितने एसटीएल हैं उन सारे एसटीएल्स को कम से कम अपना नाम लिखवा देना है। नया कोई भी नहीं आएगा। अब की बार जो सारा गड़बड़ कब होती है, जब कोई नया आदमी आ जाए जिसने ट्रेनिंग नहीं की हो, जिसको नहीं पता करना क्या और हो क्या रहा है, वो आदमी फिर उसके ऊपर ही लगे रहते हैं उसको बताने में ही। अभी हमें नया आदमी नहीं चाहिए। जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है वो अपना नाम भेज देंगे। मैं सचिन का नंबर आपको बता देता हूँ। आपको सचिन के नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है कि हमें आना है, वो लिस्ट हम तक पहुंच जाएगी। जो अभी कुछ साथियों के अभी मैसेजेज आए थे कि हम ट्रेनिंग के लिए कब आए, हम कब आए, तो वो 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक आना है। और अब की बार हमको एक बिल्कुल नया एक कार्यक्रम करके दिखाना है। 8 तारीख को जनता सरकार मोर्चा के वो साथी जिनकी यात्रा एक दिन में आना और जाना हो सकता है, उनको फफड़ाना के उस कार्यक्रम में जरूर आना चाहिए। फफड़ाना के जो ये कार्यक्रम में लगे, हम इसमें कुछ रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और गांव के सामने। ये नंबर है सचिन का 87 080 93 53 6 या 870 80 93 536, यानी 8708093536। आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप, कोशिश करिएगा कॉल ना करो और बता देना कि हम फफड़ाना आ रहे हैं। आपको 4 तारीख को फफड़ाना आना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, फफड़ाना की लोकेशन भरोगे आप आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वहीं मिलूंगा फफड़ाना में ही 4 तारीख को। अब जो लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है और उनको अपने गांव पर काम करना है, देखो मेरे अभी तक के तजुर्बे से मैंने ये जाना है, जितना मैंने अभी तक घूमा हूं मैं और जो काम किया है उससे मैंने ये जाना है कि गांव समझने को और सुनने को तैयार है। बस आप क्या करते हो, आसान रास्ता ढूंढते हो। मैंने क्या किया, मुश्किल रास्ता ढूंढा। आसान रास्ते में क्या क्या आता है कि आप अपने गांव से बचते हो वहां जाने से, क्योंकि आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी, जैसे हमारी पोल पट्टी खुली कि लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बोला, कोई पॉलिटिकल राइवल था, किसी के साथ पुराने पारिवारिक झगड़े थे तो उन्होंने सब बोलना चालू किया। वो पता लग गया ना सबको कि यार एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन वैसे ही डर रहे थे। नंबर 2, फिर आप उनके पास जाते हो जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। सरपंच हो गया, मेंबर हो गया, किसी ने इलेक्शन लड़ा है, कोई सामाजिक है, किसी ने एनजीओ खोला हुआ है, या कोई और सामाजिक कार्यकर्ता है, या कोई टीचर है, आप उससे मिलते हो जाकर। उसके पास ऑलरेडी ढेर सारा काम है भाई, उसने ठेके उठा रखे हैं बहुत सारे। वो नहीं आपकी मदद करेगा। आपकी मदद करेगा या गांव की मदद करेगा वो आदमी जिसको बात समझ में आई हुई है, या जो बात समझने के लिए तैयार है, जिसमें इतनी कॉमन सेंस और इतनी अक्ल है कि उसका गांव पहले है और मैं बाद में हूं। जिसके लिए खुद का अहंकार पहले आएगा वो आपके साथ नहीं आएगा। तो आसान रास्ते से इन लोगों के पास मत जाओ, आप आम पब्लिक के पास जाओ। हम पूरे गांव के पास गए, उसमें से जो जो लोग फ्रीक्वेंसी पे बैठे थे वो आ गए मेरे पास। आज मेरा एक भी ऐसा साथी नहीं है जो मेरा क्लासमेट है पुराना, क्योंकि सब कहीं बाहर सेट हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है। 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए गांव में आए, अपना काम किया, जैसा तैसा किया और चले गए। लेकिन पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के कौन लगा, जो क्या पता हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये व्यक्ति हमारी इतनी मदद करेगा। हमारे इतने गजब के लोग हमारे गांव में मिले। और जहां से हमने अपने जानकार से काम शुरू नहीं किया। आप लोग क्या करते हो, अपने जानकार से काम शुरू करते हो। जानकार को बता जरूर दो सबको मैसेज करके कि हम वहां जा रहे हैं, बुलाओ मत फोन करके, क्योंकि वो तो उसके पास तो समय ही नहीं है भाई साहब। और जो कर सकते हैं, जिनको समझ में आए, या तो समय नहीं है या समझ नहीं है। समय और समझ दोनों, सब्र भी नहीं है। अब हमने काम शुरू किया 4 दिन पहले और 3 दिन अब, 7 दिन काम करने के बाद पूरे गांव से अब हमारे पास 40 लोगों की टीम है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ज्यादा नहीं करता तो इस संडे को यानी 1 तारीख को जाऊंगा तो हम इस टीम को 100 तक लेकर के चले जाएंगे। 100 तक की टीम अगर हमारे पास गांव में है, उसके बाद 100 लोग हमारे बाहर से आ जाते हैं। ये लोगों से गांव का अब की बार डेटा इकट्ठा हमको करना है। डेटा क्या, हमको बदलाव क्या करना है, गांव के लोग क्या चाहते हैं। मान लो किसी को समझ नहीं है, वो क्या चाहता है। किसी को समझ है तो वो क्या चाहता है। विद्वान है तो क्या चाहता है, पढ़ा लिखा क्या चाहता है, किसान क्या चाहता है, नौकरी वाला क्या चाहता है, स्टूडेंट क्या चाहता है। पहले एक बार महिलाएं क्या चाहती हैं, बुजुर्ग क्या चाहते हैं, एक बार अपनी बात बताओ वो क्या चाहते हैं।
और फिर हम देखते हैं कि पूरे गांव को साथ लेकर के कैसे चला जाएगा। कितने से दिन का काम है यार, कुछ भी नहीं है। निडर इंडिया चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पीछे वहां पर निडर जेएसएम शिक्षा क्रांति के नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। गांव में शुरू कैसे करना है, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे सवाल आएंगे, क्या जवाब आएगा, डिट्टो वही आया जो गांव में गए हम। किसी भी गांव में जाओगे आपको वो सारा कुछ मैंने उसमें डाल दिया है, वहां से ट्रेनिंग लो और पहुंच जाओ। अगर वहां के जवाब देना नहीं आता है तो जेएसएम की 5 वीडियोस की ट्रेनिंग है वो ले लो, वहां से समझ में आ जाएगा। और चीजों को समझ लो। हमने वो नहीं देना जो हमारे पास है ना, हमको वो देना पड़ेगा जो सामने वाले को चाहिए, जहां पर जिस फ्रीक्वेंसी पे वो बैठा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, एक बार अपने गांव में शुरू करो भाई, अपने गांव में शुरू करो। आज पूरा गांव, लगभग अगली मीटिंग तक हमारे साथ पूरा गांव आ चुका होगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि ये क्रांति कैसे पूरे देश में निकलेगी। क्योंकि अपने गांव को छोड़कर बाहर जाना कोई तुक नहीं बनता है। और आप यदि अकेले हो तो आप कर सकते हो, और आज तो जो जेएसएम से जुड़ा वो तो अकेला हो ही नहीं सकता है। वो तो अपने 2-3 साथी, 5-7 जो ट्रेनिंग्स में मैंने आपसे मिलवाए हैं जो आपको, वो किस लिए मिलवाए थे? वो इसलिए मिलवाए थे ना कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी के उनको अपने गांव में बुला लो। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, अगर जेएसएम से आप मिले हो, चाहे कोई भी है, चाहे मेरा छोटा भाई, सगा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरे परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, यदि जेएसएम से जुड़ने के बाद वो आपसे पैसे मांगता है अपना बिजनेस चालू करने के लिए, और अपने किसी काम के लिए, अपना कोई नया धंधा शुरू करने के लिए, या अपने किसी मुसीबत की बात बताता है, तो उतनी ही मदद करना जितनी मदद को छोड़ सकते हो। क्योंकि वो वापस नहीं आने वाला पैसा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। जो ये तो समझो, दान समझ के जो दे सकते हो तो वो देना बस किसी को। वरना ये मत सोचना कि तुमको उधार दे दोगे तो तुमको पैसा वापस मिल जाएगा। क्योंकि समाज में काम करने वाले लोग समाज में काम करेंगे तो पैसा नहीं कमाते हैं तुमको वापस करने के लिए, तो इसलिए वो मत कर लेना। लेन देन करो तो अपने इस रिस्क पर करनिएगा, मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं फिर बाद में ना कहिएगा कि देवेंद्र भाई आपके भरोसे पर हमने ये सब कर लिया था। मतलब चाहे अपने साथियों में कोई भी साथी है, मान लो वीर सिंह का नंबर बहुत गया हुआ है, करण का नंबर गया है, गौरव का गया है, इनमें से कोई आपको बोल दे कि हमको मतलब ये सब चाहिए, ये सब करेंगे और इससे इतना पैसा जनरेट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अपना काम करो। काम नहीं कर सकते हो, यदि आपके पास अपना काम है तो जितना सामर्थ्य है उतना समय दीजिए। जबरदस्ती गांव के ऊपर मत लग, जबरदस्ती इस काम पे मत लगिए। सामर्थ्य के हिसाब से धन खर्च कीजिए, सामर्थ्य के हिसाब से समय खर्च कीजिए, समझ के हिसाब से। मेरी तरह समझ आया हुआ है, सब कुछ छोड़ने में अच्छा लगता है या सब। यदि आप कर्जे में हैं और आपने किसी को बताया नहीं है और परेशान है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बताइए, जेएसएम के किसी साथी को बताइए, हो सकता है हमारे पास समाधान हो सकता है। हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं और लगभग लगभग सबके समाधान होते हैं। देखो, लालच का कोई समाधान नहीं है। आप पैसे बचाने के लिए यदि आप आ रहे हैं, फिर आपको खुल करके हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप परेशान हैं तो आपको कोई सिरदर्दी नहीं है। आप कोई सहायता राशि की कोई बाउंडेशन नहीं है, पर समझ के लिए तो आ ही सकते हैं। ट्रेनिंग लेना, बात को समझना, फिर लड़ाई खुद लड़ना और आगे आके अगुवाई करना, वो तो आप कर ही सकते हैं, वो आपको करना है। तो आप प्लीज़ घबराइए मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपके साथ हैं, हर हाल में आपके साथ हैं, आपको मदद करेंगे। और जितनी हमसे हो पाएगी, हमारे पास वॉलंटियर्स की कमी रहती है, आप आइएगा। अभी ये 8 तारीख को हम अपना ये कार्यक्रम कर लें गाँव में, उसके बाद एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम मैं अपने ही गाँव में ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, और जून के महीने में ही दूसरे हफ्ते में हम शुरू कर देंगे। 8 तारीख के बाद अगले हफ्ते में फ्राइडे सैटरडे संडे कोशिश करेंगे, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर आपको साथ लेके हम बुला लेंगे। आप लोग आइएगा। नंबर मैंने आपको सचिन का दे दिया है, सचिन को आप ये भी बता दीजिए आप ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, वो लिस्ट ले लेगा। जो आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो आइएगा ज़रूर। देखिए, आप अगर ट्रेनिंग में शामिल नहीं होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये मत सोचिए कि आप जेएसएम से जुड़े हुए हैं, फिर आप नहीं जुड़े हुए हैं। आप जुड़िए ना उनसे। तो वहाँ ये प्रोग्राम में आपको नंबर भेजना है, सचिन का नंबर मैंने आपको बता दिया है। आप सब लोग इस मुहिम में आगे बढ़िए, और एटलीस्ट कम से कम मतलब आत्महत्या मत कीजिए। ये गलत है। ये परमात्मा ने आपको जो ज़िंदगी दी है वो इसलिए नहीं दी है। अरे और कुछ नहीं तो घर छोड़ के भाग जाइए यार। आप परिवार को लेके कहीं और चले जाइए, शिफ्ट हो जाइए, आप लड़ाई लड़िए, कुछ भी करिए मतलब, लेकिन जान मत दीजिए। इससे आप साधु बन जाइए, भिखारी बन जाइए, माँग लीजिए, कुछ भी दान माँगिए, कुछ भी करिए मतलब। और इतने सारे साथी शानदार लोग मिले हैं, वो आपको मदद करें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जो भी होगा। तो आप सब प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा जिसके लिए मैंने शुरू किया था।
और सरकारों से सवाल पूछिएगा कि कोरोना पे जो तुम्हारा चल रहा है नाटक, या ग्लोबल वार्मिंग पे जो तुम्हारा नाटक चल रहा है, वो जो मैंने आपको बताया था किस किस चीज पर कितने लोग मर रहे हैं, उस पर तुम जवाब कब दोगे? अगर इस पर जवाब, जो पहले से लोग मर रहे हैं पहले वो दे दो। गाड़ियां फिर बंद कर लेना यार, 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी गाड़ियां बाद में कर लेना, चालान बाद में काट लेना, ऑनलाइन कैमरे बाद में लगा लेना, सड़कें बाद में बिछा लेना, पहले इन मरते हुए को बचा लो ना। ये तो पूछ लो कम से कम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।